फिर बढ़ा कोरोना का संक्रमण। राजधानी रायपुर में मिले 14 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती है लाभकारी। बैकयार्ड मुर्गियों को पालकर किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकतर किसान भाई केवल बरसात के मौसम में ही मूंगफली की बोनी करते हैं, लेकिन जिन किसानों के पास पर्याप्त पानी की सुविधा है वे गर्मी के दिनों में भी तीसरी फसल के रूप में मूंगफली की पैदावार ले सकते हैं। तो आप मूंगफली की उन्नतशील किस्मों का चयन करके खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर संजय सिंह से। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि गर्मी में मूंगफली का जो खेती का जो तरीका है वो बहुत अलग नहीं है। वो जैसे आप खरीफ में करते हैं उससे थोड़ा भिन्न है, लेकिन अगर श्योरिटी माना जाए तो मुझे लगता है कि गर्मी की खेती में ज़्यादा श्योर है। इसकी जो क्वालिटी है वो करीब खरीफ के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी आती है। सबसे पहली चीज़ तो बताना चाहेंगे आपको कि वैसे किसान, जिन किसान के पास पानी की भरपूर सुविधा है, वैसे किसान ही गर्मी में मूंगफली की खेती के बारे में आगे बढ़ेंगे। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती करने के लिए कम अवधि में पकने वाले गुच्छेदार प्रजातियों का चयन करें, जिसमें TJ 37A, TJ 24A, DH 86, R 9251, R 8808 आदि किस्मों का चयन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर भूमि के चयन के बारे में। किसान भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि मूंगफली में जो फलियां बनती हैं वो ज़मीन के अंदर बनती हैं, और ज़मीन के अंदर बनती हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ज़मीन अगर हल्की है, पोली ज़मीन है, बहुत कड़ापन नहीं है, मिट्टी बहुत पानी पड़ने के बाद बहुत हार्ड नहीं होती है, पानी चिपकता नहीं है, मिट्टी चिपकती नहीं है, इस तरह की ज़मीन मूंगफली की खेती के लिए अच्छे होते हैं। खास करके अगर सैंडी लोम सॉइल है तो ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है आपकी मूंगफली की खेती के लिए। तो दूसरा चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको भूमि की तैयारी के बारे में। किसान भाइयों ध्यान दे लीजिएगा कि मूंगफली की खेती के लिए भूमि की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी है। पूरी खरपतवार, एक भी खरपतवार खेत में न रहे, कल्टीवेटर से बढ़िया से गहरी जुताई करके और उसके बाद डिस्क से आप 1 या 2 बार डिस्क मार करके जब तक ज़मीन में लगे कि ज़मीन पूरा एकदम ढंग से हमारा उसमें
कल्टीवेटर पूरा जा रहा है और ढंग से कोई मतलब खरपतवार नहीं है और कोई भी इसके खरपतवार, क्या होता है कल्टीवेटर से जब हम खेती करते हैं, जुताई करते हैं, तो एक टाइन से दूसरे टाइन के बीच में ज़मीन जो है थोड़ा छूट जाती है ये। इसीलिए हम लोग डिस्क को बाद में करते हैं। डिस्क हैरो से क्या होती है कि बीच में जो छूटे हुए थे उनको भी डिस्क क्या करती है, जुताई कर देती है। तो चूँकि हम वैसे ज़मीन में से जुताई करने जा रहे हैं जो ज़मीन ऑलरेडी हमारी सैंडी लोम की है, तो ये ज़मीन ऑलरेडी जो है कि क्या होता है कि जहाँ डिस्क चलती है तो वहाँ ऑटोमेटिक पूरी तरह से कवर हो जाता है और बढ़िया इसका खेत की तैयारी हो जाती है। इसके साथ साथ आपका ग्रीन मैन्योरिंग का या गोबर की खाद का सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ बढ़ जाता है। चूँकि हम गर्मी की खेती करने जा रहे हैं तो ध्यान ये दीजिए अब कि खेत में यदि हमारे ऑर्गेनिक कंपोस्ट नहीं रहेंगे, कार्बन नहीं रहेंगे, तो मिट्टी में जल धारण क्षमता नहीं रहेगी। जल धारण क्षमता नहीं रहेगी तो हमें बार बार सिंचाई करना पड़ेगा। बार बार सिंचाई करना पड़ेगा। सिंचाई करने से भी पौधों में तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं और क्या होता है, पौधा भी उस स्ट्रेस को झेलने में मुश्किल आती है उसके, जिससे उत्पादन आपको घटेगा। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती करने के लिए यूरिया 45 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। मूंगफली में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का उपयोग न करें, क्योंकि ये मूंगफली की पकने की अवधि बढ़ा देगा। ध्यान रखें कि बीज का चयन रोग रहित उगाई गई फसल से करें। ग्रीष्मकालीन मूंगफली के लिए 95 से 100 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। इसके बाद हम चल सकते हैं किसान भाइयों, आपको बीज शोधन पे ध्यान दें। बीज शोधन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है मूंगफली के उत्पादन में। तो बीज शोधन के लिए हमेशा बात करते हैं आपको तो कुछ ऐसे फफूंदनाशक और कल्चर, ध्यान दे लीजिएगा, दो चीजें। तो पहले हम फफूंदनाशक की बात करें। उन फफूंदनाशक में जो हम लोगों ने अपने रिसर्च के द्वारा सबसे अच्छा पाया है वो है आपका कार्बाक्सिन 37.5%, थायरम 37.5%। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बाजार में आता है। इस कॉम्बिनेशन को आप 2 से लेकर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको ट्रीट कर लेना है। ध्यान ये दें कि जब मूंगफली को आप ट्रीट करते हैं बहुत ज़्यादा पानी उसमें न मिला है, बहुत ज़्यादा नमी न रहे। इससे क्या होता है, चूँकि ऊपर में छिलके होते हैं, ये छिलके खराब हो सकते हैं, निकल सकते हैं ये। इसीलिए आप मीडियम कोशिश करें कि धीरे से उसमें डालकर ऊपर से मिला दें। थायोमेथाक्साम का भी आपको प्रयोग करना है। 1 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इसको भी आपको ट्रीट कर लेना है उसी साथ आपका फंजीसाइड के साथ में। तो अब ये हो गया। जब ये सूख जाए आपका आधे घंटे के बाद आप दो चीजें, राइजोबियम और पीएसबी, राइजोबियम दोनों कल्चर हैं। राइजोबियम 5 ml पर केजी और पीएसबी जो है फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो है, इसका भी 5 ml पर केजी के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। किसान भाइयों, झुमका किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। फैलने वाली किस्मों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बीज की बुआई 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करने से अच्छा अंकुरण प्रतिशत मिलता है। किसान भाइयों, बुआई सीड ड्रिल द्वारा करनी उपयोगी रहती है, क्योंकि कतार से कतार और बीज से बीज की दूरी संस्तुति अनुसार आसानी से कायम की जा सकती है और इच्छित पौधों की संख्या प्राप्त होती है। यदि किसान भाई ध्यान यहाँ दीजिएगा, यदि आप बोनी कर रहे हैं तो यदि आपने सूखे में बोनी किया हुआ है तो बुआई करने के बाद आप एक काम करिए कि पूरा स्प्रिंकलर से 4 घंटे से नीचे का शिफ्ट आपको फुल इरिगेशन रहे, उससे नहीं देना है। पैर जब बढ़िया से धंसने लगे तब उसके बाद समझ लीजिए कि पानी पर्याप्त हुआ है। अदरवाइज क्या होगा, चूंकि खेती आप 3 से 4 महीने की कर रहे हैं, इसमें समय पानी में जरा सा लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि एक बार अगर आपका जर्मिनेशन गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, तो आगे समझ लीजिए उत्पादन आपका वहीं से नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप हमेशा जब भी स्प्रिंकलर का नोजल से जब सिंचाई दे रहे हैं तो जरूर दें कि एक नोजल से दूसरे नोजल के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा न करें, नहीं गैप छूटेगा, जर्मिनेशन दिक्कत करेगी और परेशानी आएंगी। और उसके बाद हो जाता है आपका खरपतवार नियंत्रण का। किसान भाइयों देख लीजिए, चूंकि चौड़ी पत्ती वाली है ये फसल, इसीलिए ध्यान दीजिए कि इसमें बहुत सारे, मतलब इसमें आप जितना सोयाबीन के बराबर इसमें वीडीसाइड हर्बिसाइड रिकमेंडेड हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें बाद में चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती के लिए कोई दवाइयाँ न डालनी पड़े। इससे अच्छा यही है कि हम इसको प्री इमरजेंसी डाल दें। बुआई करने के तुरंत उपरांत हम यदि पेंडिमेथिलिन का 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, जिसमें 200 लीटर पानी में 1 से लेकर 1.5 लीटर पेंडिमेथिलिन को मिलाना है, यदि हमने इतना मिला करके और सिंचाई के 24 घंटे के अंदर में यदि हमने इसको अगर स्प्रे कर दिया है बुआई करने के उपरांत,
तो हम मान के चलते हैं कि लगभग 90 से लेकर 95% कचरे आपके नहीं उगेंगे। तो किसान भाइयों, अगर मेरी कही गई बातों को जैसा मैंने बताया, यदि आप इस तरह से अपनी खेती, मूंगफली की खेती करते हैं, निश्चय ही आपको बहुत लाभ होगा और ये खेती आपको एक लाभान्वित खेती के रूप में आप आगे आने वाले समय में भी इसका उत्पादन में आप प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। लाडली बहना योजना के महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। रोड शो में भी होंगे शामिल। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म। शराब अहाते बंद करने की आबकारी नीति लागू। 2611 अहाते किए गए बंद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। 6 अप्रैल को बीजेपी मनाएगी 43वां स्थापना दिवस। प्रदेश भर में पार्टी करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रम की तैयारियों की सीएम करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। आज के समय में अगर खेती बाड़ी से अच्छा लाभ कमाना है तो आपको खेती के साथ सह व्यवसाय को करना जरूरी है और इन कृषि सह व्यवसायों में बैकयार्ड मुर्गियों को पालकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इनका पालन कम जगह और कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए बैकयार्ड मुर्गियों के पालन के बारे में जानते हैं डॉक्टर कुंदन कुमार से। जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी किसानों के द्वारा हम लोगों ने जो यहाँ पे करने की कोशिश की है, बैकयार्ड कुक्कुट पालन की जो विधि है उसके बारे में हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत में जो बैकयार्ड या जो घर के पीछे मुर्गी पालन की जो पद्धति है वो काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है और जो देश में 19 ब्रीड्स हमारे देश की हैं, नेटिव बर्ड्स जिनको हम कहते हैं, जो देसी मुर्गियों की ब्रीड्स है, वो 19 ब्रीड्स हमारे भारत में पाई जाती हैं। लेकिन जब से ये बैकयार्ड कुक्कुट पालन में एक चीज़ देखी जाती थी हमेशा कि उनके अंडे देने की क्षमता ज़्यादा नहीं होती थी, 70 से 80। यद्यपि उनकी जो लागत है, रख रखाव की जो लागत है, वो काफ़ी कम होती थी, परंतु उनके अंडे देने की क्षमता 70 से 80 ही होती है प्रतिवर्ष। और जो उनका मैच्योर बॉडी वेट है, जिनको हम शारीरिक भार कहते हैं, जो मांस के उत्पादन में जो हमें मिलता है, वो काफ़ी कम देखा जाता था। इसीलिए कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ का वो किया गया। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। जैसे कि ग्राम प्रिया हो गई या वन राजा हो गया, गिरी राजा हो गए, ये सब इम्प्रूव वेराइटीज को भी आजकल बैकयार्ड कुक्कुट पालन में लिया जाता है। कि जो इम्प्रूव वेराइटीज का हम लोगों ने जहाँ जहाँ इंट्रोडक्शन किया है, वहाँ पे किसान काफ़ी मात्रा में जो उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और जो उनका रख रखाव का से जो उत्पादन उनकी क्षमता है या जो उनका प्रतिफल है, जो उनका फायदा है किसानों का, वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो मतलब इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की, इनके अंडे देने की क्षमता काफ़ी अच्छी देखी गई है। लगभग 100 से 120, 130 अंडे भी देने की क्षमता इनकी रहती है। यद्यपि जो इस परिदृश्य में है, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि लगभग 90-100 अंडे तो मिल ही जाते हैं किसान को। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलवों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है।
कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। तो ये जो इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं, इनका जो मैच्योर बॉडी वेट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। 2.5 से 3 किलो जो इनका मैच्योर बॉडी वेट है या मार्केटिंग बॉडी वेट है वो भी काफ़ी अच्छा देखा गया है। तो ये जो नस्लें हैं, जो इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं, जो स्ट्रेन्स हैं, इनको जब हम लोगों ने, खासकर हम लोगों ने यहाँ पे वनराजा का इंट्रोडक्शन किया है अपने एरियाज़ में, जिसकी अंडे देने की क्षमता और मांस उत्पादन की जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो वनराजा 6 से 7 महीने में अंडा देना शुरू कर देता है और इसका एक जो मतलब पूरा साइकिल है उसमें लगभग 100 अंडे मिलने की मतलब किसान को वो रहती है। तो हम लोगों ने यही देखा कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें अगर किसान शुरुआती दिनों में थोड़ा सा ध्यान दे, मतलब उसमें 3 ही चीज़ मेन है। कभी भी किसी भी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग का मेन खर्चा उसके दाना या उसके भोजन प्रबंधन पे आता है। तो अगर उसका भोजन प्रबंधन और उसका शुरुआती ब्रूडिंग मैनेजमेंट सही किया जाए तो हम देखते हैं कि किसान इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। शुरुआती ब्रूडिंग प्रबंधन में उसके टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखते हैं, जो कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पहले वीक में, और प्रति वीक उसको 5-5 डिग्री फ़ारेनहाइट घटाते जाना रहता है। 6 हफ्ते के बाद ब्रूडिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती है इन जो देसी चिकन्स हैं उनको। और जो उनका फीडिंग मैनेजमेंट है, ब्रूडिंग मैनेजमेंट, फीडिंग मैनेजमेंट और पोषण प्रबंधन, ये 3 ऐसे आयाम हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के जिनका हमें विशेषता ध्यान रखना होता है, या जो हम बताते हैं किसानों को उसका विशेषता ध्यान रखने के लिए। तो जो ब्रूडिंग मैनेजमेंट है उसके बाद हमारा फीडिंग मैनेजमेंट आता है। खासकर ये जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं इनको अगर हम लगभग 50-60 ग्राम 80 ग्राम दाना प्रतिदिन दें और उसको आसपास के वातावरण में चरने के लिए छोड़ दें तो ये उनके लिए काफ़ी मतलब अनुकूल स्थिति रहती है। और ये आसपास के अपने वातावरण से जो कीड़े मकोड़े हैं या बाकी जो अवशेष हैं, हमारे यहाँ पे किचन गार्डन है या आसपास का बैकयार्ड में भी जो लोग पालते हैं उनके किचन से निकले हुए सभी अवशेषों को ये ग्रहण करके इनसे उच्च उत्पादन वाला या उच्च उत्पादन मांस और उच्च क्वालिटी का मांस बनाने में की ये क्षमता रखते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। लाडली बहना योजना के महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। रोड शो में भी होंगे शामिल। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म। शराब अहाते बंद करने की आबकारी नीति लागू। 2611 अहाते किए गए बंद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। 6 अप्रैल को बीजेपी मनाएगी 43वां स्थापना दिवस। प्रदेश भर में पार्टी करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रम की तैयारियों की सीएम करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि, पशुपालन और मुर्गी पालन में मौसम के अनुरूप कार्यों को करने की जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अप्रैल महीने में आप कौन कौन आवश्यक कार्यों को करें, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। पुष्प और सुगंध वाले पौधे गुलाब में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई कर नराई गुड़ाई करते हुए बेकार और रोगग्रस्त बेकार टहनियों की कटाई करें। गर्मी के फूलों जैसे जीनीमा, पोर्चुलाका व कोचिया के पौधों की सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। मेंथा में 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई तथा तेल निकालने हेतु प्रथम कटाई करें। किसान भाइयों, मुर्गी पालन में जो मुर्गियां कम अंडे दे रही हैं, उनकी छटनी कर दें। इसके अलावा मुर्गियों में डीवर्मिंग जरूरी है। बदलते मौसम में मुर्गियों के लिए प्रकाश, स्वच्छ जल और संतुलित आहार की व्यवस्था करवाएं। आरडी और फाउल पॉक्स रोग का टीकाकरण सही समय पर कराएं।
पशुपालन और दुग्ध विकास गाय और भैंसों के नवजातों को कृमिनाशक दवा पिलाएं और पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीका करवाएं। इसके अलावा पशुओं के लिए बदलते हुए मौसम के अनुसार पौष्टिक चारा की व्यवस्था करें। पशुओं के लिए आहार तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। आहार संतुलित होने के साथ साथ पशु को संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। आहार में थोड़ा भारीपन होना जरूरी होता है। आहार संतुलित हो लेकिन विषैला नहीं होना चाहिए। आहार सस्ता, ताज़ा और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त होना चाहिए। उचित समय के अंतराल पर दिन में केवल 2 बार आहार देना चाहिए ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे। हरे चारे को साल भर देने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन पुआल को भिगोकर ही देना चाहिए। ध्यान रहे कि पशु का आहार दिन में 2 बार 8 से 10 घंटे के अंतराल पर चारा पानी देना चाहिए। इससे पाचन क्रिया ठीक रहती है। पशु का आहार सस्ता, साफ, स्वादिष्ट एवं पाचक हो। चारे में 1/3 भाग हरा चारा व 2/3 भाग सूखा चारा होना चाहिए। पशु को जो आहार दिया जाए उसमें विभिन्न प्रकार के चारे दाने मिले हों। इसी प्रकार चना, जौ, मटर, मक्का दली हुई हो तथा इसे पकाकर या भिगोकर देना चाहिए। दाने को अचानक नहीं बदलना चाहिए, बल्कि इसे धीरे धीरे एवं थोड़ा थोड़ा कर बदलना चाहिए। पशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही आहार देना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं देना चाहिए। नांद एकदम साफ होनी चाहिए। नया चारा डालने से पूर्व पहले का जूठन साफ कर लेना चाहिए। गायों को 2 से 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ और भैंसों को 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम वजन भार के हिसाब से देना चाहिए। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं की समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जमुनी, जिला कटनी के कृषक पवन कुमार ने। ये प्राकृतिक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो पवन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, खेती का स्वरूप बदलने के साथ साथ आजकल किसान रासायनिक खेती के बजाय बिना रसायन वाली खेती है उसकी तरफ उनका आकर्षण है वो बढ़ रहा है। परिवेश बदलने के साथ साथ खेती में आदान है, उनकी लागत बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आदानों पे खर्चा है वो किसानों को ज़्यादा नहीं करना पड़ता। उनके खेत में या फार्म पे जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके है वो प्राकृतिक खेती है वो की जाती है। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती है। तो आप कैसे करें प्राकृतिक खेती, आइए जानते हैं। प्राकृतिक खेती है वो 4 सिद्धांतों पे या 4 जो उसके स्तंभ है उस पे टिकी हुई है। पहला उसका स्तंभ है जीवामृत, दूसरा स्तंभ है बीजामृत, तीसरा स्तंभ है मल्चिंग, चौथा स्तंभ है वापसा। जैसे कि जीवामृत, जैसे कि इसके नाम से प्रतीक होता है, जीवामृत जीवों के लिए अमृत है। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो फसलों के उत्पादन, उसकी बढ़वार, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए है वो किसान भाई है वो जीवामृत का प्रयोग है वो करते हैं। दूसरा है बीजामृत। बीजामृत बीजों के शोधन के लिए यानी बीजों के उपचार के लिए। रासायनिक खेती में जैसे अलग अलग रसायनों का प्रयोग बीजों के शोधन या उपचार के लिए किया जाता है, वैसे ही बीजामृत का प्रयोग है वो बीजों के ट्रीटमेंट या शोधन या उपचार के लिए किया जाता है। बीजामृत को बड़ी आसानी से है वो किसान भाई अपने फार्म पे, अपने खेत पे वो बना सकते हैं। अगर आप 100 किलो बीज उपचार करना है तो 2 किलो गाय का गोबर, 2 लीटर गोमूत्र और 50 ग्राम है वो चूना और लगभग 100 ग्राम के आसपास मिट्टी। सर्वप्रथम जो गोबर है उसको सूती कपड़े में बांध के कोई घड़े में पानी में भर के उसको लटका दे ताकि गोबर का सारा अर्क है वो पानी के अंदर आ जाए।
इसी के साथ एक अन्य पात्र में जो चूना है उसको रात भर 1 लीटर पानी में भिगो दें। अगले दिन उस सूती कपड़े को निचोड़ के सारा अर्क पानी में डाल लें और साथ में जो भिगा हुआ चूना है उसको भी उसके अंदर है वो डाल दें। साथ ही जो गौमूत्र है 2 लीटर गौमूत्र और लगभग 50 से 100 ग्राम के आसपास बड़ के पेड़ की मिट्टी है वो डाल दें। सभी सामग्री को एक साथ है वो मिक्स कर लें और लगभग 10 से 15 घंटे के लिए किण्वित होने के लिए रख दें। फिर जो ये घोल तैयार हुआ है वो 100 किलो बीजों के उपचार या शोधन के लिए है वो पर्याप्त है। तीसरा जो कंपोनेंट है मल्चिंग या आच्छादन है वो प्लास्टिक आच्छादन है वो भी किया जा सकता है। आच्छादन के फायदे हैं खरपतवार नहीं होगी, जो वाष्प है या जो पानी है उसका संरक्षण होगा, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ साथ जो कृषि के अपशिष्ट है या जिनको चारे में प्रयोग नहीं किया जाता उन अपशिष्टों का प्रयोग करके भी वो मल्चिंग की जा सकती है, जिससे कि आप मॉइस्चर कंजर्वेशन और जो खरपतवार है उनका नियंत्रण है वो किया जा सकता है। इसी के साथ साथ लाइव मल्च में खड़ी फसल में जो इंटरक्रॉपिंग है, एक जो हाइट वाली फसल है उसमें बीच में जो स्थान है उसमें कम ऊंचाई वाली फसलों को उगा के जमीन को या भूमि को कवर किया जा सकता है, जिससे क्या है पानी का संरक्षण होगा, साथ साथ में खरपतवार है वो भी नहीं उगेगा। चौथा जो कंपोनेंट है वो वापसा में का ये सिद्धांत है कि जो पेड़ है या पौधे हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ नमी के रूप में पानी लेते हैं। उसमें 50% वायु और 50% नमी होती है। तो इस सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए किसान भाई ड्रिप जो इरिगेशन है, जो ड्रिप सिंचाई है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या जो फसलें हैं उनमें इतना ही पानी दें जितना आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादा पानी है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ के है वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, उससे किसानों के पानी की है वो हानि होती है। धन्यवाद। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।